प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेड सिल्वर तंत्र के बारे में पढ़ा और उसके विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न बिंदुओं और विभिन्न वक्रों की व्याख्या की और उसके आधार पर हमने फेज रूल को समझाया कि किस प्रकार से इन वक्रों, क्षेत्रों और बिंदुओं पर हमारा फेज रूल लागू होता है। अब हम आज जो लेड सिल्वर तंत्र के समान ही एक लवण जिसको और जल यानी कि पोटेशियम आयोडाइड KI तथा जल तंत्र की व्याख्या करेंगे और इसमें हम इन दोनों का गलन क्रांतिक मिश्रण बनाते हैं और इसके लिए प्रावस्था आरेख खींचते हैं जो कि चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में KI जल तंत्र का प्रावस्था आरेख है और यदि हम इसकी तुलना PBAG तंत्र के प्रावस्था आरेख से करें तो इसमें केवल एक अंतर पाया जाता है कि बिंदु B जो कि शुद्ध KI के गलनांक तक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि KI के गलनांक तक जल द्रव अवस्था में नहीं रह पाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो लेड सिल्वर तंत्र है उसमें तो हम उसको एंड पॉइंट तक जो हमारी लाइन थी उसको हम यानी 100% के उस तक ले गए थे। यहाँ पर हम 100% तक इसको नहीं ले जा सकते। इसका मेन कारण ये है या जिसको हम कहते हैं कि बिंदु B को हम इससे जो 100% वाली लाइन से टच नहीं कर सकते क्योंकि KI के गलनांक तक जो हमारा जल है वो द्रव प्रावस्था में नहीं रह पाता है। तो अब हम यहाँ पे इस जो हमारा प्रावस्था आरेख है इसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो देखिए इस तंत्र के जो प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको इस प्रकार से यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो एक हमारा जो वक्र है AO। तो देखिएगा बिंदु A जो कि जल के हिमांक को दर्शाता है, इस बिंदु पर बर्फ व जल प्रावस्थाएं सैम में रहती है। यानी कि A बिंदु पर जब जल में KI मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड तो जल का हिमांक भी घटता जाता है और वक्र हमारा AO दिशा की ओर बढ़ता जाता है। यह जो वक्र है AO है ये जल का हिमांक वक्र कहलाता है। इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं यानी एक तो बर्फ जिसको हम ठोस कह सकते हैं और एक KI का जल में विलयन यानी कि एक द्रव प्रावस्था। यानी कि इस जो हमारा वक्र है इस पर दो प्रावस्थाएं होंगी, एक तो ठोस बर्फ और एक KI का जल में विलयन सैम अवस्था में रहती हैं। अतः इस जो हमारा वक्र है इस पर यदि हम कहें तो प्रावस्था P का मान कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। क्योंकि ये द्विघटक तंत्र है इसलिए घटकों की संख्या का मान कितना हो जाएगा 2। तो प्रावस्था 2 है और घटकों की संख्या C का मान 2 है। अतः स्वतंत्रता की कोटि के लिए हम मान निकालें तो हमारा जो नियम है F = C - P + 1 तो उसके आधार पर यहाँ पर F का मान निकालें हम तो 1 हमारा F = 1 प्राप्त होता है। अर्थात जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान 1 होगा और हम ये कहेंगे कि इस वक्र पर तंत्र हमारा एक चर होगा जो ये दर्शाता है कि इस वक्र पर किसी बिंदु की व्याख्या के लिए प्रत्येक ताप पर विलयन का संघटन निश्चित होगा। अर्थात हम यदि हमें ताप निश्चित है तो हम उसके आधार पर संघटन ज्ञात कर सकते हैं और यदि संघटन ज्ञात है तो उसके आधार पर हम ताप ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात प्रत्येक ताप पर विलयन का संघटन निश्चित होता है। तो ये हमारा वक्र AO है। इसी प्रकार से यदि हम करें वक्र BO तो वक्र BO को देखिएगा तो यह वक्र KI का विलेता वक्र कहलाता है और इस वक्र पर ठोस KI तथा विलयन साम्य में रहते हैं।
यानी कि इसमें एक तो सॉलिड के आई है और एक के आई का जल में विलयन है, जिसको हम द्रव कहते हैं। ये दो प्रावस्थाएं सैम में हैं। अतः इस पूरे वक्र बी वो पर भी प्रावस्था P = 2, क्योंकि द्विघटक तंत्र है इसलिए C का मान भी कितना होगा हमारा 2 होगा। अतः प्रावस्था नियम अनुसार F = C - P + 1, तो इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F का मान 1 होगा। इस प्रकार इस वक्र BO पर प्रत्येक बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा। और वक्र को KI के गलनांक वक्र तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये वक्र उसी ताप पर समाप्त हो जाता है जबकि KI का संतृप्त विलयन उबलने लगता है। तो ये कहूँ मैं कि इस संपूर्ण वक्र पर यानी BO पर भी हम किसी बिंदु की व्याख्या करें तो इसके लिए हमें केवल प्रत्येक टेम्परेचर पर उसका संगठन भी निश्चित होता है। ये हमारा वक्र BO है। अब लीजिएगा बिंदु O को, जो कि हमारा क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं, इसको टेम्परेचर बिंदु भी कहते हैं। तो देखिएगा ये जो बिंदु है जिसको हम गलन क्रांतिक बिंदु या मैं कह दूँ कि हिम क्रांतिक बिंदु या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहते हैं O को। इस पर दो वक्र, एक तो AO और एक हमारा BO, दोनों परस्पर मिलते हैं। और क्योंकि AO वक्र पर भी दो परावस्थाएं हैं और BO वक्र पर भी हमारी दो परावस्थाएं हैं, तो मैं कहूँ कि इस बिंदु पर वक्र AO और वक्र BO परस्पर मिलते हैं। अतः इस बिंदु पर जो हमारा O है, इस पर कौन कौन सी परावस्थाएं हैं, ये तो ठोस जल जिसको हम बर्फ कहते हैं, दूसरा ठोस KI तथा विलयन जिसको कि हम द्रव कह सकते हैं। वहाँ तो हमारा जल में KI था AO पर तो, और यहाँ पर हम BO पर हमारा KI में जल है। तो द्रव तीन परावस्थाएं सैम में, यानी कि मैं कहूँ इस बिंदु पर तीन परावस्थाएं सैम में रहती हैं, ठोस KI, ठोस बर्फ और द्रव। तो इस बिंदु पर देखें हम तो परावस्था P = हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। और चूँकि द्विघटक तंत्र है इसलिए C का मान हमारा 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो जाएगा हमारा F = C - P + 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0, अर्थात इस बिंदु पर तंत्र हमारा क्या होगा, अचर होगा। और ये जो अचर ये दर्शाता है कि इस बिंदु पर तंत्र एक निश्चित ताप, जिसको हम कह सकते हैं -23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो ये दर्शा रखा है C बॉन्ड द्वारा, और निश्चित संगठन जिसको हम कह सकते हैं 52% KI पर ही अस्तित्व में रहता है। ये निश्चित ताप व निश्चित संगठन, यदि ताप की बात करें तो ये हमारा क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर या जो हिम क्रांतिक ताप कहलाएगा, जो हमारा -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यदि हम इसके संगठन की बात करें तो ये हमारा हिम क्रांतिक संगठन, इसको क्रायोहाइड्रिक हमारा कंपोजिशन कहते हैं। ये हमारी इस बिंदु पर रहेंगी। अब देखिए, अब हमारे क्षेत्रों की बात करें तो इसमें हमारे देखिए क्षेत्र, सबसे पहला क्षेत्र लेते हैं हम क्षेत्र ACO, यानी ACO। तो देखिएगा इस संपूर्ण क्षेत्र में दो परावस्थाएं, एक तो बर्फ जो ठोस के रूप में है और KI का जल में विलयन जो कि द्रव अवस्था में सैम में है। तो मैं ये कहूँ कि इस क्षेत्र में जो हमारा ACO क्षेत्र है, इसमें दो परावस्थाएं सैम में रहती हैं। अतः इसमें परावस्था P = 2, क्योंकि द्विघटक तंत्र है इसलिए C का मान भी 2 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो जाएगा हमारा F = C - P + 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F = 1 हो जाएगा। अर्थात इस क्षेत्र में हमारा तंत्र क्या होगा, एक चर होगा। और द्रव प्रावस्था का संगठन निश्चित ताप पर टाई रेखा खींचकर विलयन के संगठन को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारे क्षेत्र में इस प्रकार प्रावस्था नियम लागू होता है। अब दूसरा क्षेत्र देखिए हमारा, जिसको मैं BOD या तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा जो B बिंदु है ये हमारे 100% KI की लाइन को नहीं काट रहा है। तो इसको मैं कह दूँ कि वक्र
OB तथा क्षैतिज रेखा OD द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो देखिएगा इस क्षेत्र में भी दो प्रावस्थाएं, एक तो सॉलिड KI और एक हमारा द्रव जो साम्य अवस्था में रहती हैं, अर्थात इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रावस्था P = 2। चूँकि द्विघटक तंत्र है इसलिए C का मान भी 2 होगा। अतः प्रावस्था नियमानुसार इस क्षेत्र में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F = 1 होगा, अर्थात इस क्षेत्र में तंत्र एक चर होगा। और इस प्रकार इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर तंत्र एक चर है तथा द्रव प्रावस्था का संघटन निश्चित ताप पर तय रेखा खींच करके ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमारा जो वक्र है, क्षेत्र है, इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। अब हमारा क्षेत्र ले लीजिए एक जो मैं कह दूँ AOB के ऊपर का क्षेत्र। तो देखिएगा इस पूरे क्षेत्र जो AOB के ऊपर का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था ही साम्य रहती है, अस्तित्व में रहती है, जो कि KI का जल में विलयन होता है। तो इस क्षेत्र के जो प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु पर प्रावस्था P = 1, क्योंकि द्विघटक तंत्र है तो C का मान 2। तो इस स्थिति में जो हमारा प्रावस्था नियम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F = 2 होगा, अर्थात इस क्षेत्र में तंत्र द्विचर होगा, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर तंत्र की पूर्ण रूप से व्याख्या करने के लिए हमें दो चरों ताप व संघटन दोनों की आवश्यकता होगी, तभी जाके हम इस क्षेत्र में तंत्र की व्याख्या कर सकते हैं। अब एक है हमारा क्षेत्र जो क्षैतिज रेखा जो हमारी COD है उससे नीचे का क्षेत्र। तो देखिए COD के नीचे के क्षेत्र को हमने एक तरह से दो पार्टों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। 52% जो हमारा KI था वहाँ से एक तरफ हमारा 100% H2O था और दूसरी तरफ हमारा था 100% KI। तो देखिए जो ये क्षेत्र है इसमें जो COD के नीचे का क्षेत्र है इसमें कोई से भी देख लीजिएगा, इसमें द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती है, केवल बर्फ और ठोस KI अर्थात दोनों ठोस प्रावस्थाएं ही साम्य में रहती हैं। यानी कि हम कहें कि इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था नहीं है, सॉलिड है और इटेक्टिक जिसको हमने ठोस KI क्या है, और उधर सॉलिड KI है और इटेक्टिक जो मिश्रण का है वो भी हमारा सॉलिड अवस्था में होगा। तो दोनों ही ठोस अवस्था में अस्तित्व में रहते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में तंत्र में डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान दोनों तरफ होगा। तो हमारा P = 2, क्योंकि द्विघटक तंत्र है इसलिए C = 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमारा क्या हो जाएगा इस क्षेत्र में 1 हो जाएगा, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में हमें तंत्र की व्याख्या करने के लिए किसी एक चर की आवश्यकता होगी। और इसको भी जो हमारा जो PBAG तंत्र के समान जो क्षेत्र था उसी प्रकार से समझा सकते हैं। अब देखिए जैसे माना कि प्रावस्था आरेख में कोई बिंदु, जिसे मैं कह दूँ कि M है और ये जो कि O से ऊपर है, तो इस क्षेत्र में केवल KI का जल में विलयन ही अस्तित्व में रहता है। तो इस विलयन को यदि हम धीरे धीरे ठंडा करते चले जाएं तो ये विलयन करने पर विलयन के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः बिंदु मैं कह दूँ MO की दिशा में गिरता हुआ जाता है और बिंदु O पर पहुँचते ही ठोस KI तथा ठोस बर्फ दोनों एक साथ पृथक होने लगते हैं, परंतु विलयन का संगठन परिवर्तित नहीं होता। अतः बिंदु O के नीचे संपूर्ण विलयन हिमक्रांतिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है।